हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वात्सल्य क्लासेस में, वात्सल्य स्टडीज़ में। आज दोस्तों हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस 2025 का जो टॉप 5 आंसर राइटिंग टिप्स है उसके बारे में। जो आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, और मैं आगे के वीडियोज़ में आपको ये बताने का भी प्रयास करूँगा कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं। मैं टॉपर्स कॉपी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आज के एजेंडा ये है दोस्तों कि आंसर राइटिंग जो टिप्स क्या हो सकती हैं, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और ये सिर्फ़ 2025 के लिए ही नहीं, या 2026 या 2027, 2028 आप कभी भी मेंस लिख रहे हो अपना, वो हमेशा के लिए आपका जो रिलेवेंट रहेगा। और ये जो बिंदु है, जो मैं टॉपिक, जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो हमेशा आपके लिए काम आएँगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आगे के हम अपने पहले बिंदु पे जाते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और उसके डिमांड को समझना। उसमें होता क्या है दोस्तों, हम कभी-कभी ध्यान से पढ़ नहीं पाते और उसके डिमांड को ही हम नहीं समझ पाते, तो उसको हम फुलफ़िल कैसे कर पाएँगे? तो पहले हम सबसे पहला जो बिंदु है दोस्तों, वो ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, उसके बाद हम उसको डिमांड को समझना। देखिए, प्रश्न को समझें, प्रश्न के निर्देश को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसके डिमांड को समझना, उसके बाद उसको फुलफ़िल करना। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप, एक मैं लेता हूँ एक वर्ड, धर्मनिरपेक्षता। देखिए, मान लो एक आंसर ये समझ लीजिए, एक सॉरी एक प्रश्न ये समझ लीजिए, प्रश्न को ध्यान रखिएगा ताकि इस प्रश्न के बेस पे पूरा मैं क्लास अपना जो है आगे मैं बताने का प्रयास करूँगा। जो कि देखिए दोस्तों, देखिए जो धर्मनिरपेक्षता है उसके भारतीय संदर्भ क्या है? ये मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ कि ये है क्या? ये पीवाईक्यू का भी प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ क्या है? इसके पक्ष-विपक्ष में अपने विचार रखिए। और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, वो पश्चिमी जो धर्मनिरपेक्षता उससे कैसे अलग है? ये आप इसका आंसर मैं बताने का प्रयास करूँगा, इसी के माध्यम से। जैसे कि आप देखिए, धर्मनिरपेक्षता का मैंने आपको जो प्रश्न बताया, उसको प्रश्न को समझना। आप उस प्रश्न को समझिए, उसके पक्ष-विपक्ष में तर्क दीजिए, उसको आप अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जैसे देखिए, हमारा दूसरा बिंदु है अवधारणा को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से समझाएँ। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का जो अवधारणा है कि जैसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसमें शामिल किया गया, 42nd में कब किया गया, 1976 में किया गया, उस समय कौन सी सरकार थी, कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार थी, है ना? उसमें आप हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए कारण और तथ्यों को संतुलित और निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करें। यानी कि देखिए, इसमें आप पक्ष को लिख सकते हैं, इसके बाद आप विपक्ष को लिख सकते हैं, इसके जो विभिन्न बिंदु हैं आप उसको समझा सकते हैं। उसके बाद आप अपना ही एक जो निष्पक्ष जो पक्ष है उसको बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सिर्फ़ पक्ष और सिर्फ़ विपक्ष नहीं, आपको कहीं न कहीं इसमें मध्यम मार्ग को भी अपनाना पड़ेगा। जो मध्यम मार्ग है उसको आप ध्यान में रख के अपनी निष्पक्ष प्रस्तुति आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए, हम चौथा जो बिंदु है हमारा, वो है आलोचनात्मक अध्ययन। आलोचनात्मक अध्ययन क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन एक्चुअली है क्या, जिसमें पक्ष और विपक्ष को अगर हम बता दिए, दोनों पर विचार करके एक अच्छी तरह से निष्कर्ष प्रदान करें। दोनों को हमने बता दिया अपने मुख्य बॉडी में, मतलब जो जो बॉडी है, यानी कि जो हम लिखेंगे प्रस्तावना और निष्कर्ष के अलावा, उसमें हम पक्ष विपक्ष को बता के अच्छा अगर निष्कर्ष हम प्रदान करते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, तो एक बेहतर जो हमारा आंसर है उसका डिमांड हो पाएगी। यानी कि प्रश्न को हम ध्यान से पढ़कर उसके डिमांड को समझ पाएँगे, उसके डिमांड को हम फुलफ़िल कर पाएँगे। जैसे हम धर्मनिरपेक्षता की मैंने बात की आपसे। तो चलिए हम दूसरा बिंदु इसी प्रश्न के अंतर्गत ही करेंगे, उसी के इर्द-गिर्द में हम उसको करने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तर की संरचना स्पष्ट और तर्कसंगत रखें। देखिए, संरचना की यहाँ पे बात की गई है। संरचना क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर, कि हम उसको स्ट्रक्चराइज़ कैसे करें, उसकी संरचना कैसे बनाएँ, उसको तर्कसंगत कैसे रखें। देखिए, यहाँ पे निबंध हो गया है, हालाँकि एक आंसर होगा, यानी कि उत्तर होगा। इसकी संरचना क्या होगी? देखिए, परिचय, जैसे मैं यहाँ भी सेक्युलरिज़्म यानी धर्मनिरपेक्षता को ही ध्यान में रख रहा हूँ, जो मैंने पिछले स्लाइड में रखा। ये देखिए, धर्मनिरपेक्षता, इसी को मैं उत्तर इसी के संदर्भ में देने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए, विषय का सारांश या प्रासंगिक डेटा प्रदान करें। देखिए, विषय का सारांश यानी कि संक्षिप्त रूप में आप
20 से 25 वर्ष में ये बताएं कि धर्मनिरपेक्षता है क्या, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में लाया गया, उस समय सरकार कौन थी, 1976 में लाया गया, कहाँ लाया गया, मुख्यतः प्रस्तावना में लाया गया, और ये इनडायरेक्टली आर्टिकल 25 में भी दिखता है हमको। ये सारी चीज़ें हैं वो आपको बतानी पड़ेंगी। अब उसके बाद देखिए मुख्य भाग आप लिखेंगे। मुख्य भाग में आप क्या लिखेंगे? बहुआयामी विश्लेषण के साथ बिंदुवार विश्लेषण। यानी देखिए इसमें है क्या, मैंने आपको बताया कि इसमें आप लिखेंगे पक्ष, इसमें आप लिखेंगे विपक्ष। इसके विभिन्न जो बिंदु हैं, पक्ष के विभिन्न जो बिंदु हैं, विपक्ष की, वो सारी चीज़ों को आप बताने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ बताई कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, यानी कि जो पश्चिमी देशों की धर्मनिरपेक्षता है और जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो किस प्रकार अलग है, आप उसको बताने का प्रयास करें। तो आपका मुख्य बॉडी हो गया। मुख्य बॉडी में आपको कम से कम 100 वर्ड से लिखने हैं, 90 से 100 वर्ड, तभी आप इसको जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएंगे, है ना। तो उसके बाद अब देखिए निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप सकारात्मक, संतुलित और समाधान आधारित निष्कर्ष लिखें। यानी कि दोस्तों देखिए हमारा जो निष्कर्ष है वो कभी भी बायस्ड नहीं हो, वो एक सकारात्मक प्रस्तुति हो, वो संतुलित हो, वो मध्य मार्ग में जाता हो, वो बायस्ड ना हो, और वो समाधान आधारित हो, यानी कि जो सॉल्यूशन बेस्ड जो अप्रोच है वो हो। तो इस प्रकार से हम अपनी जो संरचना है, जो आंसर की संरचना है, उसको बेहतर कर पाएंगे। तो ये हमारा दूसरा बिंदु था दोस्तों, उत्तर की संरचना स्पष्ट और उसको तर्कसंगत रखना। इसमें हम परिचय लाते हैं, मुख्य बॉडी लाते हैं और उसके कंक्लूजन को भी समाहित करते हैं। तो तीसरा बिंदु दोस्तों, तीसरा है प्रस्तुति और प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना। देखिए इसको हम कैसे बेहतर बना पाएंगे? देखिए डायग्राम का प्रयोग करना। डायग्राम जटिल जानकारी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है और समझ को बढ़ाता है। डायग्राम, जैसे कुछ डायग्राम मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे बना के यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, उसके बाद आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके बाद आप ऐसे ये कर सकते हैं। मैं एक खाक खींच रहा हूँ बस इसको। आप मैं आगे कुछ वीडियो में टॉपर्स कॉपी भी लाऊंगा, वहां मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वो डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। ये देखिए आप ऐसे कुछ बना सकते हैं, या एक दो मैं और बता सकता हूँ, जैसे कि आप अगर यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं आप, तो ऐसे इसको जो शाखाएं हैं वो निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आप विभिन्न जो अपने बिंदु हैं उनको आप लिख सकते हैं। इससे क्या है, जो अट्रैक्टिव लगेगा आपका आंसर, जो चेक करने वाला है उसको आपके आंसर्स को देखेगा, उसको अच्छा लगेगा ये आपको। तो एक नंबर कम से कम जो 0.5 नंबर वो आपको दे पाएंगे, और यही कर करके दोस्तों आपके ये जो रैंक है वो डिसाइड हो सकती है। तो आप ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख लिख दिए, इसके बाजू में आप इसके जो विभिन्न जो बिंदु और आते हैं उसको आप लिख सकते हैं। ऐसे आप इसको भी ऐसे लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपका डायग्राम हो गया दोस्तों। मैं और टॉपर्स कॉपी लाऊंगा तो इसमें आप बताने का भी प्रयास करूंगा। तो देखिए डायग्राम का प्रयोग हो गया। इसके बाद देखिए बुलेट पॉइंट्स बनाएं दोस्तों। जैसे कि ये कॉपी का पेज हो गया। कई लोग पूरे जो पैराग्राफ में है वो लिखने का प्रयास करते हैं, वो भी अपने आप में सही है, लेकिन मैं ये मानूंगा जो विभिन्न टॉपर्स बताए हैं दोस्तों, आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें। आप बुलेट पॉइंट बनाएं, उसमें लिखने का प्रयास करेंगे, अट्रैक्टिव लगेगा, और जो परीक्षक है उसके लिए पढ़ने में आसानी होगी, उत्तर व्यवस्थित लगेगा, पठनीयता में भी सुधार होगा। देखिए उसके बाद कीवर्ड को अंडरलाइन करें। आप अगर कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ लिखें दोस्तों, तो इसको अंडरलाइन कीजिए। आपको लगता है कि कुछ फैक्ट हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे लिखे हैं आपने, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। और कुछ मान लो आपने प्लेसेस लिखे हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि वो जो परीक्षक है उसको ध्यान को आकर्षित करे। देखिए ध्यान आकर्षित करे, और जो उसका जो अच्छा इम्पैक्ट है वो पड़ सके परीक्षक के ऊपर जो कॉपी चेक कर रहा है। देखिए उसके बाद है समय प्रबंधन और उत्तर सीमा का पालन। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। होता क्या है कि जीएस में दोस्तों हमारे पास 20 क्वेश्चंस होते हैं, और 20 क्वेश्चन में हमको करने क्या होते हैं, 3 आवर का हमको टाइम होता है। सभी को अगर हम टैकल करते हैं तो हमको कम से कम 7 to 9 मिनट्स ईच क्वेश्चन हमको देने पड़ेंगे। और होता क्या है दोस्तों कि अगर आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो जितने भी प्रश्न हैं उसमें आप वरीयता डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि आपको मान लो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से आता है, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन आपको उतना अच्छे से तो नहीं आता लेकिन आता है, तो आप इसको 9 मिनट दें। जो इसको आपको कम आता है उसको आप 7 या 7.5 मिनट्स आप दे सकते हैं। तो आप ऐसे आप इसको
अपना जो स्ट्रैटेजी है आप उसे अपने हिसाब से बना सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 टू 9 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आंसर्स लिखने पड़ेंगे, टेस्ट लिखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए दूसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है वो कहते हैं शब्द सीमा का पालन करें। शब्द सीमा होता है दोस्तों, जैसे जो 150 वर्ड्स हो गया, 250 वर्ड्स हो गए। 150 वर्ड्स में आपको लगभग 10 मार्क्स का होता है, 250 में 12 मार्क्स के होते हैं। ये आपको इसमें आप 7 मिनट दे सकते हैं, इसमें आप 9 मिनट्स भी दे सकते हैं क्वेश्चन की वरीयता के हिसाब से। तो ये चौथा बिंदु होगा दोस्तों। पांचवें बिंदु की ओर जाते हैं। पांचवा बिंदु बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे लेक्चर में। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा वो सिर्फ यही है, जैसे उत्तर में समकालीन दृष्टिकोण यानी संवैधानिक सरकारी जो स्कीम्स है उसके जो रेफरेंस हैं, जो संदर्भ हैं, उनको जोड़ना। तो ये किस प्रकार आप कर सकते हैं, जैसे देखिए वर्तमान उदाहरण, अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए वर्तमान उदाहरणों का उल्लेख करें। उसमें संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं उसको बताएं, जैसे कि मैंने आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 5 जो धर्मनिरपेक्षता की मैंने बात की, उसमें जो संवैधानिक अनुच्छेद है उसको आप कर सकते हैं। जो वैश्विक रिपोर्ट्स हैं दोस्तों, जैसे यूएन के हो गया, आईएमएफ का हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, या जितने भी है जैसे आईयूसीएन के हो गए, जो विभिन्न और जो हमारी रिपोर्ट्स हैं यानी कि जो वैश्विक जो संस्थाएं हैं उनकी, आप उसके रिपोर्ट को भी कोट कर सकते हैं। जैसे आप एफएटीएफ को कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मुद्दा चल रहा था, तो जो इंडिया है दोस्तों आईएमएफ से पाक को मिलने वाले जो ऋण है उस पर उसने आपत्ति जताई थी। जो पाकिस्तान एफएटीएफ के जो ग्रीन लिस्ट है में उसमें भी था, तो आप एफएटीएफ उसके भी रिपोर्ट के बारे में यहाँ आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए होता क्या है कि ऐसे जो रिपोर्ट्स हम लिखते हैं तो ये तो आकर्षक लगता है। उसके बाद देखिए सरकारी जो योजनाएँ हैं, जैसे कि आप अगर एग्रीकल्चर में जाएँगे, एग्रीकल्चर में जो सरकार बहुत सारी यो योजनाएँ हैं वो लाती है, तो आप उसको भी समाहित कर सकते हैं, उसको भी रेफ़रेंस आप दे सकते हैं। सर्वे रिपोर्ट जैसे कि पोषण या स्वास्थ्य से संबंधित कोई अगर प्रश्न है तो उसमें आप जो एनएचएफएस का है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं उसको आप शामिल कर सकते हैं। और संतुलित निष्कर्ष आखिरी में आपको संतुलित बनाए रखें, नकारात्मकता से बचें, यानी कि उस समाधान सुझाएं, जो समाधान यानी सॉल्यूशन बेस्ड जो अप्रोच है, आपको कंक्लूजन में वो आपको दिखाना पड़ेगा कि कंक्लूजन में आपको संतुलित नज़रिया अपनाना पड़ेगा। तो ये दोस्तों यही हमारे जो 5 पॉइंट्स थे, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ संक्षेप में। पहला है दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसके डिमांड को समझना, और इसके बाद है उत्तर की संरचना है उसको स्पष्ट करना, परिचय, मुख्य भाग, निष्कर्ष लिखना, बताना और उसको समझाना। उसके बाद प्रेजेंटेशन, मैंने डायग्राम की चर्चा की, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाएं, कीवर्ड को अंडरलाइन कैसे कैसे करें, जैसे फैक्ट है, कुछ एग्जांपल्स हैं, प्लेसेस हैं उनको। उसके बाद समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की मैंने बात की, उत्तर सीमाओं का पालन कैसे करें मैंने उसकी बात की। उसके बाद मैंने कोशिश किया उत्तर में समकालीन दृष्टिकोण या संवैधानिक या जो सरकारी जो रेफरेंसेस हैं उनको लेना चाहिए। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो सारे टॉपर्स आपको सजेस्ट करेंगे, सारे जो कोचिंग के टीचर हैं वो आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऐसे-ऐसे आंसर आप लिख सकते हैं। आप इन जो चीज़ें हैं वो आप अपने आंसर में समाहित करेंगे तो आपको निश्चित मानों में कुछ अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आगे दोस्तों ये जो वीडियो है ये यहीं तक रहता है। आप प्लीज़ वत्सल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। जो विभिन्न प्रकार की पीपीटीज़ हैं, जो अपडेट्स है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको वहाँ मिलते रहते हैं। और जो आगे के वीडियोज़ है उसके भी लिंक आपको उसमें मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तो आप इसको प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक यू।